हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक पांडे। और बेटा पिछले वीडियो में हम लोग बात कर लिए थे रिस्पॉन्सेस टू एबायोटिक फैक्टर्स पे। अब हम लोग बात करेंगे एडाप्टेशन के बारे में। ठीक है बेटा, जैसा कि आप लोग को पता है हमारे अर्थ पे क्या होता है, इन्वायरमेंट वेरिएबल है। अलग अलग जगह पे अलग अलग इन्वायरमेंट पाया जाता है। कहीं पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, कहीं पे बर्फ जमी हुई है। तो इससे क्या होता है, ऑर्गेनिज्म को अपने सर्वाइवल के लिए लगातार स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म अपने आप को फिट बनाने के लिए अपने अंदर कुछ एडजस्टमेंट करता है, जिससे वो उन कठिन परिस्थितियों में क्या रह पाए, जिंदा रह पाए। ठीक है, तो अपने अंदर जो भी चेंज कर रहा है, जो भी एडजस्टमेंट कर रहा है, वो जिंदा रहने के लिए, सर्वाइवर के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, उसको हम लोग बोल देते हैं एडाप्टेशन। क्या बोल देते हैं? एडाप्टेशन। तो बेटा और देखते हैं एडाप्टेशन क्या है। एडाप्टेशन इज एनी एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब होता है गुण। एडाप्टेशन एक ऐसा गुण है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये मॉर्फोलॉजिकल भी हो सकता है, फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, बिहेवियरल भी हो सकता है। ठीक है, दैट इनेबल द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स हैबिटेट। ठीक है बेटा, अब ये एक ऐसा गुण है। ठीक है बेटा, अब ये मॉर्फोलॉजिकल भी हो सकता है, मॉर्फोलॉजी में भी कोई चेंज हो सकता है, फिजियोलॉजी में भी कोई चेंज हो सकता है, बिहेवियरल, बिहेवियर के अंदर भी कोई चेंज करके ये क्या कर सकता है, एडाप्टेशन कर सकता है। ऐसा कुछ एडजस्टमेंट करेगा मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी और बिहेवियर के अंदर अपने, जिससे क्या होगा, वो अपने इन्वायरमेंट में अच्छे से सर्वाइव कर सके और रिप्रोड्यूस कर सके जिस हैबिटेट के अंदर रहता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडाप्टेशन। ठीक है बेटा, अब बहुत ढेर सारे एडाप्टेशन है, एक एक करके हम लोग सबकी बात करेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी में जो सबसे पहले लिखा हुआ है, कैंगेरू रैट इन नॉर्थ अमेरिका डेजर्ट। ठीक है बेटा, एक चूहा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैंगेरू रैट, कंगारू के तरह दिखता है। ठीक है, वो कहाँ पाया जाता है, नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट में। कहाँ पाया जाता है, नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट में। तो वहां पे क्या है, वाटर की बहुत ज्यादा कमी है, पानी की कमी है। तो वो कैसे अपने पानी की कमी को पूरा करता है, क्या करता है, तो बोला जाता है कि कंगारू रैट क्या है, कभी भी वाटर नहीं लेता है। ठीक है, कभी भी पानी नहीं पीता है। इन अब्सेंस ऑफ वाटर कैपेबल ऑफ मीटिंग ऑल इट्स रिक्वायरमेंट थ्रू इट्स इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन। कंगारू रैट अपने जीवन में कभी भी पानी नहीं पीता है, और वो पानी की कमी को पूरा कैसे करता है, अपने जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कैसे करता है पानी की, तो वो क्या करता है, फैट का ऑक्सीडेशन करता है, अपने अंदर के इंटरनल फैट का ऑक्सीडेशन करता है। तो उस ऑक्सीडेशन से वाटर निकलता है बाई प्रोडक्ट के रूप में। किसमें निकलता है, बाई प्रोडक्ट के रूप में, और इस वाटर का यूज करता है वो अपने अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए। ठीक है बेटा, एंड ऑल्सो प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन, और क्या करता है, कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करता है, सो दैट मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर इज यूज टू रिमूव एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। क्या करता है बेटा, ध्यान दो, कंसंट्रेटेड यूरिन, बहुत ही कंसंट्रेटेड यूरिन या कम मात्रा में यूरिन प्रोड्यूस करता है, सो दैट मिनिमम वॉल्यूम, जिससे कि कम वाटर का वॉल्यूम यूज होता है रिमूव करने के लिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो कंगैरू रैट अपने अंदर एक तो फैट का ऑक्सीडेशन कर रहा है जिससे वाटर निकल रहा है बाई प्रोडक्ट के रूप में, उस वाटर को वो यूज कर लेता है अपने मेटाबॉलिज्म के अंदर, और बहुत ही कंसंट्रेटेड यूरिन को पास करता है जिससे उसका वाटर का लॉस ज्यादा ना हो, और उस यूरिन के थ्रू अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को रिमूव कर देता है। तो इस तरीके से ये कैंगेरू रैट जीवन भर क्या करता है, पानी नहीं पीता है, और जो भी फूड वूड खाता है उसी के अंदर जो पानी होता है उसी से यूज करता है अपने बॉडी के अंदर, फैट के अंदर जो भी फैट ऑक्सीडेशन है उससे जो भी वाटर निकल रहा है बाई प्रोडक्ट के रूप में उसका यूज कर लेता है। तो इस तरीके से वो क्या करता है, जहां पे पानी की कमी है डेजर्ट्स के अंदर सर्वाइव कर पा रहा है। ठीक है बेटा, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की बात करते हैं। चलो बेटा, आप लोग अब समझ गए कि कंगारू रैट अपने अंदर फिजियोलॉजी के अंदर कुछ चेंज करके कैसे अपने इन्वायरमेंट में सरवाइव कर लेता है, कैसे वहां पे अडाप्ट कर लेता है। अब उसी तरीके से हम लोग बात करेंगे डेजर्ट के अंदर जो प्लांट पाए जाते हैं वो अपने अंदर कौन सा एडजस्टमेंट करते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है बेटा, मेनी डेजर्ट प्लांट, ठीक है, डेजर्ट प्लांट जो होते हैं उनके अंदर थिक क्यूटिकल होती है लीफ के ऊपर, लीफ के ऊपर एक लेयर पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूटिकल,
और जो उनके स्टोमेटा होते हैं वो संकन होते हैं, धसे हुए होते हैं, डीप में होते हैं, गहराई में होते हैं, टू मिनिमाइज वाटर लॉस। ठीक है बेटा, तो डेजर्ट के अंदर जो प्लांट पाए जाते हैं उनके अंदर क्या होता है, लीव्स के ऊपर एक मोटी लेयर पाई जाती है वैक्स की, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूटिकल ऑन लीफ। ठीक है, एंड संकन स्टोमेटा, और जो उनके लीफ के स्टोमेटा होते हैं वो धसे हुए होते हैं, डीप में होते हैं, टू मिनिमाइज वाटर लॉस। वहां पे वाटर की कमी है तो वाटर के लॉस को बचाने के लिए ये क्या कर रहा है अपने मॉर्फोलॉजी में। अभी जो आपने डेजर्ट रैट का, कंगारू रैट का जो एग्जांपल देखा वो फिजियोलॉजी वाला था, यहां पे जो एडाप्टेशन हो रहा है वो मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन हो रहा है। ठीक है बेटा, ध्यान देना, टू मिनिमाइज वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन के द्वारा वाटर का लॉस ना हो इसलिए इन्होंने अपने मॉर्फोलॉजी को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। और इनके अंदर फिजियोलॉजी में भी कुछ चेंज होता है, जैसे इन्होंने क्या किया है, इनके अंदर कैम पाथवे पाया जाता है, इन प्लांट्स के अंदर कैम पाथवे पाया जाता है जिसको बोलते हैं क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है बेटा, जैसे C3 पाथवे होता है, C4 पाथवे होता है, उसी तरीके से होता है कैम पाथवे। इसके वजह से क्या होता है, इनका जो स्टोमेटा होता है वो डे के टाइम पे क्या होता है, क्लोज होता है। जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, कहीं बहुत ज्यादा वाटर का लॉस ना हो जाए, तो इन्होंने कुछ ऐसे एडाप्टेशन किए जिससे इनका स्टोमेटा डे के टाइम पे क्या रहता है, क्लोज रहता है। क्या रहता है, क्लोज रहता है, और नाइट के टाइम पे ओपन होता है। ठीक है, तो इससे इनका वाटर का लॉस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ध्यान रखना, ये जो एडाप्टेशन है क्यूटिकल वाला और स्टोमेटा जो संकन है, ये मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन है। ठीक है, और यहां पे जो कैम पाथवे पाया जा रहा है ये फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन है। ठीक है, ध्यान रखना। एंड डेजर्ट प्लांट अपुंसिया की अगर बात करें, ठीक है, अपुंसिया आप लोग जानते हो, इसके अंदर क्या होता है, लीव्स नहीं पाई जाती हैं, लीव्स नहीं पाई जाती हैं, और उनकी लीव्स क्या हो जाती हैं, कांटों के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। इनकी लीफ क्या होती है, कांटे बन जाती है, स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिससे क्या होता है, सरफेस एरिया कम हो रहा है। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस कौन करता है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करता है फ्लैट स्टेम। कौन करता है, फ्लैट स्टेम। तो इससे क्या हो रहा है, ये अपने वाटर के लॉस को क्या करते हैं, बचा लेते हैं। ध्यान रखना, ये जो यहाँ पे जो एडाप्टेशन है, ठीक है बेटा, ध्यान रखना, मॉर्फोलॉजी के अंदर एडाप्टेशन हो रहा है, पत्तियां स्पाइन में कन्वर्ट हो रही हैं, ये मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन है। ठीक है बेटा, और इनके जो स्टेम होते हैं वो फ्लैट और ग्रीन हो जाते हैं, जिससे ये क्या कर पाते हैं, फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बनाते हैं। ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की बात करते हैं। चलो बेटा, अब हम लोग बात करेंगे एडाप्टेशन फॉर लो टेम्परेचर। ठीक है बेटा, लो टेम्परेचर में जहां पे टेम्परेचर हमारा माइनस में पहुंच जाता है, ठीक है बेटा, वहां पे भी हमारे कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, तो वो अपने अंदर क्या चेंज कर लेते हैं जिससे वो वहां पे सरवाइव कर पाते हैं, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो बेटा, जो टेम्परेचर का गेन या लॉस होता है, ये सरफेस एरिया का फंक्शन होता है। किसका फंक्शन होता है, सरफेस एरिया का। हीट लॉस या फिर हीट गेन किसका फंक्शन है, सरफेस एरिया का। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कोल्ड क्लाइमेट में पाया जाएगा वो अपना सरफेस एरिया कम करना चाहेगा। ठीक है बेटा, और बॉडी का वॉल्यूम क्या करना चाहेगा, बढ़ाना चाहेगा। ठीक है, बॉडी का वॉल्यूम अगर ज्यादा रहेगा तो बॉडी के अंदर नंबर ऑफ सेल ज्यादा रहेंगी, जब नंबर ऑफ सेल ज्यादा रहेंगी तो मेटाबॉलिक रिएक्शन ज्यादा चलेगी, और जब मेटाबॉलिक रिएक्शन ज्यादा चलेगी तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, तो इससे आसानी से ऑर्गेनिज्म वहां पे सरवाइव कर पाएगा। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना, अगर कोई ऑर्गेनिज्म कोल्ड क्लाइमेट में पाया जा रहा है, ठीक है, तो वो अपने सरफेस एरिया को कम करना चाहेगा, ध्यान रखना, और बॉडी के वॉल्यूम को, बॉडी के साइज को बढ़ाएगा। ठीक है, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम का रेशियो कम हो जाता है। क्या हो जाता है, सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम का रेशियो कम हो जाता है, क्योंकि वॉल्यूम वो ज्यादा करना चाहता है और सरफेस एरिया कम करना चाहता है। इसको आप लोग ऐसे एग्जांपल से समझ सकते हो। मान लो ये कोई स्फीयर है, ठीक है बेटा, और इसका जो डायामीटर है वो 1 मीटर है। ठीक, 1 मीटर, और दूसरा जो स्फीयर है इसका डायामीटर क्या है, 2 मीटर है। ठीक है बेटा, अब जरा समझो इसको, अगर इसका डायमीटर मैंने डबल कर दिया, क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो जरा बताओ सरफेस एरिया कितने टाइम बढ़ गया होगा। सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेडियस के स्क्वायर के। तो यहां पे 1 मीटर है, यहां पे 2 मीटर हो गया, तो इसका जो सरफेस एरिया है लगभग
लगभग 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। लेकिन जरा वॉल्यूम की बात करो, यहाँ पे वॉल्यूम जो होता है आर क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और जो हमारा सरफेस एरिया होता है वो आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो वॉल्यूम का जरा कंपैरिजन करते हैं तो वॉल्यूम लगभग 9 गुना बढ़ जा रहा है। क्या हो जा रहा है? 9 गुना बढ़ जा रहा है। तो जब कोई भी ऑर्गेनिज्म कोल्ड क्लाइमेट में पाया जाएगा तो अपने बॉडी का जब वॉल्यूम बढ़ाता है तो उस हिसाब से उसका जो सरफेस एरिया नहीं बढ़ता है, ठीक है, वॉल्यूम ज्यादा बढ़ता है। तो वॉल्यूम ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ सेल ज्यादा होंगी, मेटाबॉलिक रिएक्शन ज्यादा चलेगी तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, और सरफेस एरिया कम है तो हीट लॉस कम होगी। अगर वहीं पे बात की जाए जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, अगर वो कोल्ड क्लाइमेट के अंदर पाए जाएंगे, छोटे ऑर्गेनिज्म की बात की जाए जो छोटे होते हैं जिनका वॉल्यूम कम होता है, तो उनका सरफेस एरिया क्या होगा? ज्यादा होगा और वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। तो सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम जो रेशियो होता है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, जिससे उनका हीट लॉस ज्यादा होगा। इसलिए आप लोगों ने कभी भी ध्यान दिया हो तो कोल्डर क्लाइमेट के अंदर हमारे छोटे जो एनिमल्स होते हैं वो नहीं पाए जाते। कोल्डर क्लाइमेट के अंदर बड़े बड़े एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे पोलर बियर। अगर आप लोग बात करो पोलर बियर और जो ट्रॉपिकल एरिया में बियर पाए जाते हैं, तो दोनों के अगर साइज की बात की जाए तो पोलर बियर हमारा ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि उसने अपना वॉल्यूम बढ़ा लिया है, जिसलिए उसके अंदर ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो। और एक बात और ध्यान देना, उसने अपने सरफेस एरिया को कम करने के लिए अपने जो लिम्स होते हैं और जो ईयर होते हैं, ठीक है बेटा, उनका साइज क्या कर लिया है? कम कर लिया है। जो भी उनका नोज होता है, ईयर्स होते हैं, उनके साइज को उसने कम कर दिया, जिससे हीट लॉस कम हो, सरफेस एरिया को कम किया है, ठीक है बेटा। तो इसी के हिसाब से कुछ रूल होते हैं, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में एलेंस रूल दिया है, लेकिन एक बाहर का भी मैं बता दे रहा हूं जिसको बर्गमैन रूल बोलते हैं। 2 साइंटिस्ट हैं, ठीक है। बर्गमैन क्या बोलते हैं? बर्ड एंड मैमल अटेन ग्रेटर बॉडी साइज इन कोल्ड रीजन। बोल रहे हैं कि अगर कोल्ड रीजन के अंदर कोई भी बर्ड या मैमल पाया जाता है तो उसका जो बॉडी का साइज होगा वो ज्यादा होगा, और अगर वार्म रीजन में पाया जा रहा है, गर्म क्षेत्र में पाया जा रहा है, तो बॉडी का साइज कम होगा, ठीक है। इससे क्या होगा? वॉल्यूम ज्यादा होगा तो मेटाबॉलिक रिएक्शन ज्यादा होगी तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, आसानी से सर्वाइव करेगा। एलन ने भी इनकी बात का सपोर्ट किया और इन्होंने एक बात और ऐड कर दी। इन्होंने बोला मैमल फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट्स, जो कोल्डर क्लाइमेट्स के अंदर मैमल पाए जाते हैं, जनरली हैव शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स। उनके जो ईयर और लिम्स होंगे, जो ईयर और लिम, कोर बॉडी की बात नहीं कर रहा है, कोर बॉडी जो मेन बॉडी है उसका वॉल्यूम तो ज्यादा होगा कोल्डर एरिया के अंदर, लेकिन जो बाहर वाले जो ऑर्गन होते हैं, ठीक है बेटा, इनका जो एक्सटर्नल जो ये सब लिम्स है हमारे, ईयर है, लिम्ब है, नोज की जो टिप होती है, वो क्या होगा? छोटे होंगे, कोल्डर एरिया के अंदर छोटे होंगे, मिनिमाइज करने के लिए हीट के लॉस को। ध्यान देना बेटा, दोनों अलग अलग रूल हैं। बर्गमैन रूल बोलता है कि बॉडी का साइज ज्यादा होगा, ठीक है, और एलन का रूल बोलता है कि इनका जो ईयर और लिम्स है, ठीक है, ईयर्स और लिम्स की बात कर रहा है, हाथ पैर जो होंगे वो छोटे होंगे। ट्रॉपिकल एरिया के अगर आप लोग बियर की बात करो और पोलर बियर की बात करो तो उसके ईयर और जो लिम्स होते हैं ट्रॉपिकल एरिया वाले के, ठीक है, वो क्या होते हैं बेटा? बड़े होते हैं पोलर बियर के कंपेयर में। लेकिन अगर साइज की बात की जाए तो पोलर बियर का साइज बड़ा होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो ट्रॉपिकल एरिया, गर्म एरिया में जो भी एनिमल्स पाए जाएंगे उनके ईयर और लिम्स, जैसे आपने एलिफेंट को देखा तो उसके कान बड़े बड़े होते हैं, क्यों? सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, जिससे क्या हो? हीट का जो है लॉस ज्यादा हो, जिसलिए बॉडी क्या हो? कूल हो। लेकिन जो कोल्डर एरिया में जो भी हमारे एनिमल पाए जाते हैं वो हीट को बचाना चाहते हैं अपने, ठीक है बेटा। तो वो क्या करते हैं? अपने जो ईयर है हमारे, ठीक है, नोज टिप है, अपने लिम्स हैं, उनके सरफेस एरिया को कम करने के लिए इसके साइज को रिड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। और जो मेन बॉडी होती है उनका, उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है। तो ध्यान रखना, कोल्डर एनिमल जो होते हैं उनके बॉडी का साइज ज्यादा होता है, और जो हमारे गर्म एरिया के अंदर ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाते हैं उनके बॉडी का साइज क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है? कम होता है। लेकिन अगर इनके एक्सटर्नल ईयर्स की बात की जाए, लिम्स की बात की जाए, तो अगर जो वार्म एरिया के अंदर पाए जा रहे हैं उनका साइज ज्यादा होगा लिम्स का, ठीक है, ईयर का साइज ज्यादा होगा, नोज टिप का साइज ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन जो कोल्ड एरिया में पाए जा रहे हैं उनके लिम्स का साइज क्या होगा? छोटा होगा, नोज टिप का साइज छोटा होगा, ईयर का साइज छोटा होगा। तो बस यही है, दोनों में अंतर कुछ नहीं है। ये बॉडी के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं बॉडी का साइज ज्यादा होगा, और ये एलन रूल क्या बोलता है कि जो हमारे ईयर है, लिम्स है, इनका साइज क्या होगा? छोटा होगा, जिससे हीट लॉस क्या हो? कम से कम हो सके, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखना,
बर्गमैन रूल आपका अलग है, एलन रूल आपका अलग है। आपके एनसीईआरटी में एलन रूल दिया है तो आप लोग इसका ध्यान रखना, ठीक है बेटा। सरफेस एरिया क्या होता है, जो हमारा हीट लॉस है वो फंक्शन होता है किसका, सरफेस एरिया का। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कोल्ड क्लाइमेट में पाया जा रहा है वो अपने सरफेस एरिया को कम करना चाहेगा, और जो ऑर्गेनिज्म वार्म एरिया में पाए जाते हैं वो अपने सरफेस एरिया को बढ़ाना चाहेंगे, ठीक है। और अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो कोल्डर क्लाइमेट के एनिमल्स क्या चाहेंगे, उनका वॉल्यूम, बॉडी का वॉल्यूम ज्यादा हो, और जो वार्म एरिया में पाए जाते हैं उनके बॉडी का वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। ध्यान रखना आप लोग। ऐसे ही बात की जाए अगले एडाप्टेशन की तो इन पोलर सीज, ठीक है बेटा, पोलर सी के अंदर, ठीक है, जो पोल्स पे जो सी है, समुद्र है, एक्वेटिक मैमल्स लाइक सील, वहां पे सील पाया जाता है, ठीक है। मैमल एक हैव थिक लेयर ऑफ फैट, उसके बॉडी के नीचे, स्किन के नीचे फैट की बहुत ही थिक लेयर पाई जाती है, जिसको हम लोग ब्लबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लबर। बिलो देयर स्किन दैट एक्ट एज इंसुलेटर, और वो क्या करती है, इंसुलेटर का काम करती है। इंसुलेटर हीट लॉस नहीं होने देती है बॉडी का, रिड्यूस द लॉस ऑफ बॉडी हीट, ठीक है। तो बॉडी का जो हीट लॉस हो रहा है उसको कम करता है, ठीक है बेटा। जो सील होती है उसके बॉडी के अंदर एक मोटी फैट की लेयर पाई जाती है स्किन के नीचे, जिससे क्या होता है, वो इंसुलेटर का काम करती है, तो उसके बॉडी का हीट कम लॉस होता है, ठीक है बेटा। तो हीट को बचाना चाहते हैं ठंडे एरिया के एनिमल, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है बेटा। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की बात करते हैं। चलो बेटा, अब हम लोग बात करेंगे एल्टीट्यूड सिकनेस। तो आप लोग को पता है एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई पे जब जाते हैं तो उसको हम लोग एल्टीट्यूड बोलते हैं। अगर आप लोग कभी हाई एल्टीट्यूड पे गए हो, ठीक है, या कोई अगर हाई एल्टीट्यूड पे जाता है, जैसे कि रोहतांग पास है एक हमारा मनाली के पास में रोहतांग पास है, जो कि 3500 मीटर ऊंचाई पे है। कहाँ पे है, 3500 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पे है रोहतांग पास हमारा। तो वहां पे जाने से हमें एक बीमारी हो सकती है जिसको हम लोग बोलते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। ज्यादा ऊंचाई पे जाने पे, एल्टीट्यूड मतलब ज्यादा ऊंचाई पे जाने पे, ऊंचाई मतलब 3500 मीटर से ज्यादा की बात कर रहा है। अगर आप ज्यादा हाइट पे जाओगे, पहाड़ों के ऊपर अगर आप जाते हो, ठीक है बेटा, तो वहां पे आपको एल्टीट्यूड सिकनेस एक बीमारी हो सकती है। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या है, हाई एल्टीट्यूड पे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। क्या होता है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो बॉडी को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो इससे क्या हो जाता है, एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाता है, ठीक है बेटा। अब इसके सिम्टम्स की बात की जाए, क्या सिम्टम होते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर आपको नोजिया वाली फीलिंग आएगी। क्या आएगी, नोजिया। वोमिटिंग के पहले जो फीलिंग आती है उसको नोजिया बोलते हैं। फटीग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फटीग, थकान हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो हमारे जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, उनका ब्रेकडाउन नहीं होगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी, तो थकावट महसूस होगी। क्या होगी, थकावट महसूस होगी। और हार्ट पाल्पिटेशन होगा। क्या होगा, हार्ट पाल्पिटेशन, हार्ट की जो धड़कन होती है वो बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, धड़कन बढ़ जाएगी, ठीक है बेटा, ध्यान देना। लेकिन अगर आप लोग कुछ दिनों पे वहां रहो, ठीक है, कुछ दिनों तक अगर आप लोग वहां पे रहोगे हाइट के ऊपर, तो वहां पे कुछ सिम्टम कुछ दिनों के बाद देखोगे कि खत्म हो गए। क्या हो गए, 3-4 दिनों के बाद में ये सिम्टम खत्म होने लगते हैं धीरे धीरे, बट ग्रेजुअली एक्लीमेटाइज्ड हो जाएगा। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एक्लीमेटाइज्ड। अब एक्लीमेटाइज्ड क्या होता है, इसका मतलब समझो, एक्लीमेटाइज का मतलब क्या होता है, ठीक है बेटा। तो जब आप लोग एरिया चेंज करते हो, क्या करते हो, एरिया चेंज करते हो, तो एरिया चेंज होने पे बॉडी जो एडजस्टमेंट करता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्लीमेटाइजेशन। क्या बोलते हैं, एक्लीमेटाइजेशन, ठीक है। एरिया चेंज होने पे जो भी फिजियोलॉजी के अंदर एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है बॉडी को, उसको हम लोग एक्लीमेटाइजेशन बोलते हैं, ठीक है बेटा। बट ग्रेजुअली गेट एक्लीमेटाइज्ड, और धीरे धीरे जैसे ही 3-4 दिन होगा बॉडी नॉर्मल होने लगेगी, एंड स्टॉप एक्सपीरियंसिंग एल्टीट्यूड सिकनेस, और धीरे धीरे आपकी वो जो एल्टीट्यूड सिकनेस है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखना, जब आप लोग हाइट पे जाते हो तो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम है, ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है, तो आपको नोजिया जैसी फीलिंग आएगी, फटीग हो जाएगा, थकावट होगी, हार्ट पाल्पिटेशन होगा, हार्ट ज्यादा धड़कने लगेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। और कुछ दिनों के बाद जो हमारी बॉडी होती है
एक्लीमेटाइज्ड हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? एक्लीमेटाइज्ड हो जाती है, जिससे ये सारे जो एक्सपीरियंस हमें हो रहे थे, एल्टीट्यूड सिकनेस, कुछ दिनों के बाद में खत्म हो जाता है। अब बॉडी इसको ओवरकम करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए अपने अंदर फिजियोलॉजी के अंदर क्या चेंज करता है, जरा उसको देखते हैं। बॉडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय इंक्रीजिंग आरबीसी। ठीक है, आरबीसी का नंबर बॉडी के अंदर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। एंड डिक्रीजिंग द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, और जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से बाइंडिंग एफिनिटी है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बाइंडिंग एफिनिटी कम रहेगी तभी तो जल्दी से वो क्या होगा? टिश्यू के पास में जाएगा, जल्दी से हीमोग्लोबिन को छोड़ेगा और जल्दी से टिश्यू के पास में चला जाएगा। इसी को आप दूसरे तरीके से घुमा के बोल सकते हो कि हीमोग्लोबिन की रिलीजिंग कैपेसिटी क्या हो गई? बढ़ गई। अगर बोलता है डिक्रीजिंग द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, तो इसी को आप लोग दूसरे तरीके से बोल सकते हो कि ऑक्सीजन के साथ में हीमोग्लोबिन की जो रिलीजिंग एफिनिटी है, रिलीजिंग क्षमता, रिलीज करने की क्षमता हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन को बढ़ गई है। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना, डिक्रीज द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन एंड इंक्रीजिंग द ब्रीदिंग रेट। तो ये सारी फिजियोलॉजी के अंदर कुछ चेंज करके बॉडी इसको क्या कर देती है? खत्म कर देती है। सबसे पहला क्या काम करती है? आरबीसी का नंबर बढ़ाती है। अब आरबीसी जितना ज्यादा बढ़ेगा उसके अंदर ज्यादा हीमोग्लोबिन होगा, तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को लेके जाएगा। डिक्रीजिंग द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, बाइंडिंग एफिनिटी कम हो जाएगी तो जल्दी जल्दी हीमोग्लोबिन जल्दी जल्दी टिश्यू के पास में ऑक्सीजन को छोड़ेगा, तो टिश्यू जल्दी जल्दी ऑक्सीजन को यूज करेगा। इंक्रीजिंग द ब्रीदिंग रेट, और क्या हो जाएगा? ब्रीदिंग रेट क्या हो जाएगा? हमारा इंक्रीज हो जाएगा, हम लोग जल्दी जल्दी सांस लेने लगेंगे। ठीक है बेटा, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना। जो नॉर्मल जो बंदे वहां पे, जो भी पर्सन अगर पहाड़ों पे पहले से रहते हैं तो उनका ऑटोमेटिक क्या होता है? आरबीसी काउंट हम लोग के कंपेयर में ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग जब पहाड़ों पे जाते हैं तो हमारा आरबीसी काउंट बढ़ जाता है। ये हमारे इन्वायरमेंट के चेंज होने से हुआ है, और जैसे ही हम अपने प्लेस पे वापस आ जाएंगे फिर से सारी चीजें क्या हो जाएंगी? नॉर्मल हो जाएंगी। तो ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछ ले, ठीक है, एल्टीट्यूड सिकनेस के सिम्टम क्या, और आपको ऑप्शन दे हार्ट पैल्पिटेशन, ठीक है बेटा, डिक्रीजिंग द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, इंक्रीजिंग द ब्रीदिंग रेट, ठीक है, या फिर ऑल ऑफ दिस, तो आप लोग क्या आंसर दोगे? ऑल ऑफ दिस दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब तो बॉडी इन सबको ओवरकम करने के लिए ये सब फिजियोलॉजी के अंदर चेंज कर रही है ना। सिम्टम क्या है? हार्ट पैल्पिटेशन है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, सिम्टम पूछ रहा है कि आपको बॉडी कैसे ओवरकम कर रही है, दोनों चीजों में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखना। एल्टीट्यूड पे जाने पे, ज्यादा ऊंचाई पे जाने पे एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाती है, तो बॉडी अपने फिजियोलॉजी के अंदर कुछ चेंज करती है, तो फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन करती है, जिससे आदमी वहां पे सर्वाइव कर पाता है। ठीक है बेटा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की बात करते हैं। चलो बेटा, अब आगे की बात करते हैं। YNCERT में आप लोगों के कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे वहां पे पूछा है, आर्कीबैक्टीरिया फ्लोरिश इन हॉट स्प्रिंग्स एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट वेयर द टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बोल रहा है आर्कीबैक्टीरिया हॉट स्प्रिंग्स में, गर्म झरनों में, और सी के अंदर डीप में जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स पाए जाते हैं वहां पे कैसे सरवाइव कर पाते हैं। ठीक है बेटा, तो उसने पूछा है कैसे सरवाइव करते हैं, तो आप लोग बताओगे कि उनके अंदर एक स्पेशल प्रकार का एंजाइम पाया जाता है जिसको थर्मोस्टेबल एंजाइम बोलते हैं, जो कि ज्यादा टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा टेम्परेचर पे क्या कर सकता है? काम कर सकता है। तो उसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं जो कि थर्मोस्टेबल होते हैं, इसलिए वो वहां पे क्या कर रहा है? सरवाइव कर पा रहा है। ऑर्गेनिज्म को कहीं पे भी जिंदा रखने के लिए उसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती हैं और उसका चलना जरूरी होता है एंजाइम के हेल्प से। ठीक है बेटा, तो वो एंजाइम जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी काम कर रहा है, वो एंजाइम होता है थर्मोस्टेबल एंजाइम। जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आपने एक एग्जांपल भी पढ़ा है इसका, टैक पॉलीमरेज। ठीक है बेटा, जो कि ज्यादा टेम्परेचर पे काम करता है। और नेक्स्ट जो बात किया है वहां पे पूछा है, Many fish thrive in Antarctica water where the temperature is always below zero। बोल रहा है बहुत सारी ऐसी फिश है जो अंटार्कटिका रीजन में पाई जाती हैं, सी के अंदर, जहां पे टेम्परेचर जीरो के नीचे होता है। ठीक है, बर्फ जमी होती है, फिर भी वहां पे कैसे फिश सरवाइव कर पा रही है। ठीक है, उसको जम जाना चाहिए या फिर मर जाना चाहिए, तो पूछा है कैसे सरवाइव कर पाती है, तो इसका आंसर है उनके अंदर एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन पाया जाता है जिसको बोलते हैं एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन, जो कि उनके
इंटरनल इन्वायरमेंट को फ्रीज नहीं होने देता है, ठीक है। तो उनके अंदर एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन पाया जाता है जो कि उसको जमने से, उसके अंदर के बॉडी के फ्लूइड को और इन्वायरमेंट को जमने से बचाता है, ठीक है, जिससे वो क्या कर पाती है, कम टेम्परेचर में भी, 0 से नीचे टेम्परेचर पे भी आसानी से क्या कर लेती है, सर्वाइव कर लेती है। फिर वहां पूछा है मेनी मराइन फिश लिव एट ग्रेट डेप्थ, बहुत सारी जो मराइन फिश होती है समुद्र के अंदर बहुत गहराई में रहती है, वेयर द प्रेशर कुड बी ग्रेटर देन 100 टाइम्स, जो नॉर्मल प्रेशर उससे 100 गुना अधिक प्रेशर होता है, ठीक है, उससे भी ज्यादा होता है देन नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इतने ज्यादा प्रेशर पे तो उसकी हड्डियां चूर हो जानी चाहिए, उसको मर जाना चाहिए, तो क्यों नहीं मरती इतने ज्यादा प्रेशर पे, इतने गहराई के अंदर भी। तो इसका जो आंसर होता है उसके अंदर क्या होता है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर स्पेशल होता है, यूनिक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, उसकी बनावट जो अंदर से होती है कुछ यूनिक होती है जो ज्यादा प्रेशर को झेल पाती है, एंड उसके अंदर कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन और एंजाइम पाए जाते हैं, उसके अंदर स्पेशल टाइप के प्रोटीन एंजाइम पाए जाते हैं, उसकी एनाटॉमी जो होती है स्पेशल होती है थोड़ा सा, और जो उसकी सेल की स्ट्रक्चर होती है वो भी स्पेशल होती है। तो ये सारे फिजियोलॉजिकल चेंज करके ये जो ऑर्गेनिज्म है ये अपने एनवायरनमेंट में सरवाइव कर पा रहे हैं, ठीक है बेटा। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की बात करते हैं। बेटा अभी तक हम लोगों ने मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन के बारे में बात की है, कहीं पे भी हमने बिहेवियरल एडाप्टेशन के बारे में बात नहीं की। अब हम लोग बिहेवियरल एडाप्टेशन के बारे में बात करेंगे, बिहेवियर के अंदर कैसे चेंज करके ऑर्गेनिज्म एडाप्टेशन कर सकता है, ठीक है। तो बिहेवियरल एडाप्टेशन की बात करें तो इसका एग्जांपल है डेजर्ट लिजर्ड। क्या है, डेजर्ट लिजर्ड। डेजर्ट लिजर्ड के अंदर क्या होता है, लैक द फिजियोलॉजिकल एबिलिटी दैट मैमल हैव टू डील विद द हाई टेम्परेचर। मैमल के अंदर जो क्षमता होती है हाई टेम्परेचर को डील करने की, ठीक है, वो इसके अंदर नहीं पाई जाती है, ठीक है बेटा। आप लोग जानते हो मैमल के अंदर क्या होता है, थर्मो रेगुलेशन होता है, जिससे वो क्या करता है अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेता है। लेकिन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या थर्मो रेगुलेशन हो पाता है, क्या नहीं हो पाता है, क्योंकि ये एनर्जी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इस एक्सपेंसिव प्रोसेस को नहीं कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इस डेजर्ट लिजर्ड क्या करता है, वो मैमल के अंदर, मैमल के तरीके तो अपनी फिजियोलॉजी को एडजस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है, अपने टेम्परेचर को एडजस्ट नहीं करता है, तो अपने बिहेवियर के अंदर कुछ चेंज करता है। कैसे करता है और देखते हैं। तो कैसे बेटा वो अपने बिहेवियर में चेंज करके कैसे अपने एडाप्टेशन को कर पा रहा है, जरा समझते हैं। वो क्या करता है, जैसे उसके बरों के अंदर टेम्परेचर कम हो जाता है वो तुरंत सनलाइट में आ जाता है। जैसे ही सनलाइट में आता है तो सन बास्क लेता है, धूप में अपनी सिकाई करता है तो उसके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। दे बास्क इन द सन, एब्जॉर्ब हीट देयर बॉडी टेम्परेचर बिलो द कंफर्ट जोन। जैसे ही उसके बॉडी का टेम्परेचर कंफर्ट जोन के नीचे आ जाता है वो तुरंत सनलाइट में आ जाता है और अपनी सिकाई कर लेता है धूप में, जिससे उसके बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज होगा, ज्यादा बढ़ेगा, कंफर्ट जोन से ज्यादा होगा, तो वो क्या करेगा, फिर से शेड में चला जाएगा। कहां चला जाएगा, शेड में चला जाएगा, छांव में चला जाएगा। तो वो क्या करता है, जैसे उसके बॉडी का टेम्परेचर कम होता है वो तुरंत आ जाता है सनलाइट में और अपने बॉडी को सेक लेता है, उसके बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। और जैसे ही ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है, जो उसके क्षमता से ज्यादा होता है, तो वो क्या करता है, फिर से शेड में वापस चला जाता है। तो इस तरीके से वो क्या कर रहा है, अपने बिहेवियर में, उसके फिजियोलॉजी में कोई चेंज हुआ है क्या, बॉडी के अंदर कोई चेंज हुआ है, मॉर्फोलॉजी में कोई चेंज नहीं हुआ है, वो अपने बिहेवियर के अंदर चेंज कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, बार बार आ रहा है धूप में, ठीक है, और अपने बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा रहा है, और जब ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो फिर दोबारा क्या होता है, छांव में चला जाता है, ठीक है बेटा। तो ये आपका एडाप्टेशन कंप्लीट हो गया। इसके आगे की बात हम लोग आगे के लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।